हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा चल रहा है वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में जो भी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है ना, चाहे अशोक के बारे में हो, या अगर हम पूरा मगध साम्राज्य की भी हम बात कर लें तो हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। जैसे हम हर्यक वंश में पढ़े, है ना। हर्यक वंश में हम 3 राजाओं के बारे में पढ़े। कौन कौन? एक बिंबिसार, दूसरा कौन सा, अजात शत्रु, उसके बाद उद्यमी। फिर हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े, शिशुनाग, कालाशोक, है ना। उसके बाद हम पढ़े कौन सा वंश, नंद वंश, महापद्मनंद और घनानंद। और फिर हम उसके बाद ये पढ़ रहे हैं वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में हम बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़े। ये जो हम पूरा सिस्टम है, खासकर अशोक का जो धम्म है, हम इस पर डिटेल बात किए। उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है ना। तो अब जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन का मतलब ये होता है कि अगर इतने बड़ा जो क्षेत्र है, इतने बड़ा क्षेत्र का मतलब है कि जो मौर्य का जो ये जो क्षेत्र है, आप समझ रहे हैं कि ये है साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये जो एरिया है लगभग ईरान से जो टच होता है, ये जो क्षेत्र है ना। तो जो इतना बड़ा जो क्षेत्र है, इसको किस हिसाब से जो है राजा मैनेज करता था, है ना। यानी राजा कैसे करके इस क्षेत्र को चलाता था। अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो भारत का ये जो मान लेते हैं कि ये जो पूरा भारत का एरिया है, इस भारत का क्षेत्र में प्रशासन कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है ना। सिंपल है कि अभी के हिसाब से जिस हिसाब से प्रशासन चलता है और अभी के हिसाब से जिस हिसाब से शासन चलता है, क्या उससे अलग है या उसी टाइप का है? अगर चेंज है तो क्या चेंज है? नहीं, ये चीज़ है। तो हम अभी के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें मोटा मोटा आइडिया भी लग जाए। अब सोचिए, अभी का जो भारत का जो संविधान है, वो संविधान के अनुसार से देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन है एक प्रॉपर, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखा हुआ है वही बातें के अनुसार से क्या है कि होता है कि आपको महिलाओं को अधिकार देना है ना। आर्टिकल 14 है, 15 है, आर्टिकल 21 है ना। तो ये सब जो 12 से 35 तक का जो आर्टिकल है, या पूरा जो 395 जो आर्टिकल है, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि किस हिसाब से आपको संविधान को चलाना है या देश को चलाना है। अभी का जो शासन चलता है वो चलता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, विधायिका, और एक है क्या, न्यायपालिका, और ये है कार्यपालिका। यही है। हालांकि जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इस पर हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस पर नज़र दौड़ा लेते हैं कि जो विधायिका है इसका क्या काम है कि रूल बनाना। जो एक्ट बनता है ना, बीच बीच में भारत सरकार ने बना दिया किसान के लिए 3 रूल, है ना, 3 काले कानून जो बनाए थे, है ना। तो यही बनाता है, विधायिका बनाती है। और ये कहाँ बनाती है, कहाँ बैठ के बनाती है? वो दिल्ली में, लोकसभा में या राज्यसभा में? नहीं। और वो जो विधायिका जो रूल बनाती है, उसका इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसको लागू कौन करवाता है? वो करवाता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ध्यान ये रखना है कि ये जो विधायिका है इसमें दोनों लोग आते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे मंत्री है या जो सांसद लोग हैं जो जीत के जाते हैं, वो क्या करते हैं कि विधायिका में वो कानून भी बनाते हैं, और क्या करते हैं कि अपने के क्षेत्र में ये जो कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। आप सुने होंगे ना, कहते भी होंगे कि इस विधायक ने काम नहीं किया है ना। नहीं काम किया का मतलब क्या है, विधायक भी एक कार्यपालिका है, काम करने वाले लोग हैं, इसका यही मतलब होता है। सांसद भी एक क्या है, अगर कोई मंत्री है तो इसका मतलब है वो तो कहीं न कहीं का जो सांसद या विधायक होगा ही होगा ना। अगर स्टेट लेवल पर होगा तो जो राज्य मंत्री होता है,
जो विधायक होता है, जो स्टेट में जो मंत्री होते हैं वो, और जो सेंट्रल लेवल पर जो मंत्री होते हैं वो। तो बेसिकली इस हिसाब से काम होता है। न्यायपालिका का क्या मतलब होता है कि एक तो जनता का जो रक्षा करना, जैसे फंडामेंटल राइट का रक्षा करना है, और उसके बाद है कि जो ये जो विधायिका जो रूल बना रही है, क्या ये जो रूल है संविधान के अनुसार है या नहीं है। आप समझ रहे हैं? संविधान बेसिकली आप ये समझिए कि संविधान एक कॉपी है, और कॉपी में कुछ बातें लिखा हुआ है, जैसे इस टाइप से, जैसे आपको कोई बोले कि आपको क्या है कि 10 आदमी के लिए रूल बनाइए, है ना, आप आदर्श जो होना चाहिए वो आप रूल बनाइए, और वो जो पॉइंट आप लिखेंगे, जो 8, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितना भी पॉइंट आप लिखते हैं, वही पॉइंट को क्या होता है एक कॉपी में लिख के, और उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि ये 10 लोगों का संविधान है, इसी के अनुसार से इस 10 को चलना है। यही है संविधान का, यही मतलब होता है। तो यहाँ जो हम पूरा जो अगर हम संविधान, तो पूरे भारत को किस हिसाब से लेके चलना है उसी बात को लिखा हुआ है, जिसको हम संविधान बोलते हैं। क्लियर है? संविधान कैसे बना, क्या है, जो बेसिक बातें हैं वो यही है। और जो अगर ज़्यादा है तो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करें। और अगर हम बोल रहे हैं कि अगर 395 आर्टिकल है, इसका मतलब 395 पॉइंट है कि किस हिसाब से लेके चलना है। नहीं तो इसके हिसाब से रूल बनाएगा कौन? विधायिका। और इस रूल को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कार्यपालिका। और ये जो न्यायपालिका का मेन काम क्या है कि ये जो संविधान के अनुसार ये रूल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। क्लियर है? यानी बेसिकली कि ये यहाँ पे जो होता है वो चेक एंड बैलेंस का काम करता है। तीनों आपस में जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो बैलेंस करता है तीनों को, कि कोई भी किसी के काम में टांग ना आ रहा है। बेसिकली ये मतलब है। तो अगर चेक एंड बैलेंस करता है, और इस चीज़ के लिए आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, ये जो लोग हैं, ये क्या होते हैं? ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनता जिसको चाहे उसको भेज सकती है। जनता का पावर है ना। अगर आप इस बार अगर काम नहीं किया है, कोई मिनिस्टर है, मान लीजिए कि जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर काम नहीं करती है तो क्या होगा कि अगले बार जो है वो जनता क्या है, उनको वोट नहीं देगी, और ये क्या है कि अपना जो पद है उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर जनता जिसको सपोर्ट करेगी वो बनेगा। नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे जो पावर है वो जनता का पावर है। और जनता का पावर का मतलब है कि जनता ही समझो कि ये सब चीज़ें डिसाइड करती है। जुडिशरी, हालांकि जो जुडिशरी का ये अपॉइंटमेंट है, क्या करती है? एग्जीक्यूटिव करती है, गवर्नमेंट करती है। तो बेसिकली क्या है कि जनता ने इसको बनाया और ये क्या है? इसको बनाया। इसका मतलब है कि जो पूरा जो खेल है, पूरा जो सिस्टम है, वो जनता के हाथ में है। अब जनता को सिर्फ 5 साल धोखा दे सकते हैं। इसका यही मतलब होता है, यानी डेमोक्रेसी का शासन है। इसी के अनुसार से पूरा खेल चलता है अभी के हिसाब से। उसमें से कोई ऑफिसर्स होते हैं, कोई मंत्री होते हैं, कोई कुछ होते हैं, पुलिस होता है, ये होता है, वो सब आपको पता है ना। दूसरी बात कि जो डिवाइड है, जो सत्ता का जो डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसके बारे में भी समझना है। ये तो हुआ कि जिस पर हमें राज करना है, जो लोग राज कर रहा है। राज कौन कर रहा है? जनता कर रहा है। जनता के द्वारा लोग ही, जनता बोलता है कि हम तुमको भिजाते हैं, तुम जाके देखो, तुम हमारे लिए काम करोगे। यानी बेसिकली ये लोग कौन है? जनता का सेवक है। राजा है जनता, और जनता ही डिसाइड करेगी कौन हमारा काम बेहतर तरीके से करता है। दूसरी बात कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसके बारे में भी समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि ऊपर में केंद्र सरकार है, केंद्र है, यानी
जो है पूरा देश है। और हम बहुत सारा, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो ये जो देश है वो देश ये डिवाइड है किस में, राज्य में, यानी 28 राज्य यानी स्टेट में, 28 और 8 है यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं। और स्टेट डिवाइड है किस में, डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड है, वो है ब्लॉक में। और ब्लॉक किस में है, वो है पंचायत में। और पंचायत किस में है, वो है गांव में। और गांव को भी आप देखेंगे तो वो वार्ड में डिवाइड है। इसका क्या मतलब है कि जो अगर आपसे पूछे कि जो सबसे छोटी इकाई अभी कौन है, तो अगर आपको बताना है तो आप वार्ड बोल सकते हैं, है ना, वार्ड। और सबसे बड़ी इकाई कौन है, वो है देश। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर मान लो कि ये चीज़ें नहीं होता तो सिर्फ यहाँ से ही क्या होता, देश चलता। लेकिन नहीं, यहाँ से यहाँ भी पावर है, मुख्यमंत्री है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालता है, डीएम। ब्लॉक को बीडीओ, है ना। पंचायत में क्या होता है कि मुखिया, कि पूरा मुखिया को डेवलपमेंट करने के लिए पंचायत में दिया बोला जाता है। फिर वार्ड के लिए जो है वार्ड मेंबर, है ना। आप समझ रहे हैं, ये पूरा खेल चलता है। इतना बात आपको जो है अभी का जो सिस्टम है उस हिसाब से काम करता है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो ये जो पूरा खेल है, इसको तो हम बाद में आएंगे। उसमें एक खेल है, वो है राजा, यानी पावर जो है पूरा वो किसके पास है, राजा के पास। यहाँ पावर किसके पास था, वो है जनता के पास। राजा ही डिसाइड करता है कि उससे क्या करना है। और राजा जो है, इस तीनों का जो है पावर है राजा के पास है। सब चीज़ यही है, माय बाप, जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यही है, तीनों राजा ही है। यानी इसलिए जो पावर है सबसे ज़्यादा वो क्या है, राजा के पास। यानी राजतंत्र में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वो एक ही व्यक्ति में होता है, वो होता है राजा के पास। ये चीज़ें है। अब राजा जो वो करता है कि क्या जो वो जो पावर है, जो डिसाइड है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, वो क्या इस हिसाब से करता है, तो जवाब है हाँ। यहाँ भी जो डिसाइड है वो इसी हिसाब से होता है, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो मामला जो है सभी जो है एट इज इसी टाइप से होता है, खाली नाम चेंज कर दिया है। और हम वो जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें से सारा चीज़ें जो है वो इस हिसाब से होता है। सिर्फ एक ही अंतर है इसमें, जो पावर करने का, जो रूल करने का सिर्फ एक ही मतलब है अभी के हिसाब से, कि यहाँ है पावर है जनता के पास, लेकिन यहाँ जो पावर है वो है राजा के पास। जो राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। वहाँ इलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्शन होता है ना, कोई भी बन सकता है। हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, किस कोई भी एक दिन कोई भी हो सकता है, आगे आके आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि राजा का जो ही परिवार में था जो भी है वही जो है वो राजा बनता था, सिर्फ यही अंतर है। अब हम आते हैं मेन बात पर। बस इतना बात अगर आपको पता है तो क्या हुआ कि चीज़ें क्या हो गया, अब आपके हाथ में आ गया। अब आपको सिर्फ क्या है कि कुछ लगेगा ही नहीं, ये चीज़ें। तो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन। अब मौर्य प्रशासन में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, वो है राजा। राजा है ना। और राजा का क्या मतलब है
कि इसके पास जो है वो तीनों पावर होता है। कौन कौन पावर? एक जो क्या था, एग्जीक्यूटिव यानी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव को मतलब क्या है? विधायिका, यानी जो रूल बनाती है हमारे लिए। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, यानी इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, और एक होता है जुडिशरी, यानी इसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक है। और एक और जो नया आता है वो है सैनिक, सेना। सेना यानी ये सब का जो बाप है इसमें राजतंत्र में, वो राजा है। ये है, इसके पास ही पावर है। लेकिन ये जो अपना अब इतना को चलाने के लिए, पावर का मतलब है कि डिसीजन यही लेगा कि किसको क्या करना है ना। इसका मतलब है कि कुछ और भी लोग हैं जो इसके साथ काम करते हैं। जैसे अभी क्या होता है कि मंत्री बनाते हैं, जिसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि जिसको हम बोलते हैं ना कि एक तो पीएम है। पीएम का मतलब क्या है कि आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो पीएम है, पीएम का मतलब है कि सबसे बड़ा मंत्री, सबसे ऊपर वाले लोग हैं। उस समय पीएम भी बोला जाता है, जैसे अभी भी है। तो जो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो पीएम बनाया था वो कौटिल्य को बनाया था। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो पद था मंत्री में, यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मंत्री परिषद तो था, मंत्री परिषद है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पीएम। यानी मंत्री को ये कुल मिला के सवाल आता है कि मंत्री जो था इसको बोला जाता था अमात्य। ठीक है। यानी जो उच्च अधिकारी है, जो उच्च पद पर जो लोग हैं, जिसको हम बोलते थे ना कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यानी जो मंत्री है, जो अलग अलग मंत्री है, जैसे अभी है वित्त मंत्री है ना, होम मिनिस्ट्री है, सेना वाला मिनिस्ट्री है जिसको हम डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, है ना, कृषि मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो ये सब क्या है कि वो अलग अलग मिनिस्टर है, लेकिन वो जो सारा मिनिस्टर है, हम आगे पढ़ेंगे भी, उसको अमात्य बोला जाता है। अब उसके बाद क्या है, कुछ डीएम है ना, जैसे सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सचिव है ना। तो ये सब जो सारे लोग हैं, ये केंद्र में भी है और ये क्या है, राज्य में भी होता है। तो उसको हम बोलते थे तीर्थ। यानी जो सचिव वाले जो लोग हैं, जो उच्च अधिकारी वाले लोग हैं, उसको बोलते हैं शीर्ष अधिकारी, है ना। तो पहला सवाल तो यही, दोनों इम्पोर्टेंट है कि जो पूरा पावर है वो राजा के पास है, यानी राजा ही क्या करेगा, डिसीजन लेता है। और उसके बाद मंत्री को हम क्या बोलते थे, अमात्य, और इसको क्या बोलते थे, तीर्थ, शीर्ष अधिकारी। ठीक है। अब कुछ मंत्री के बारे में आप जान लीजिए कि कौन कौन सा मंत्री था, क्योंकि आपको पता है ना कि जो मगध का एरिया कहाँ से कहाँ तक था, जो हम शुरू में भी फिगर से बात समझाएं। एक है समाहर्ता। इसको हम बोल सकते हैं राजस्व प्रधान, यानी जो राजस्व आता है, जो टैक्स आता है उसका। और टैक्स को हम क्या बोलते थे, बलि या भाग नहीं, यानी इसको जो जमा करता था, जैसे आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर टाइप के जो लोग हैं, है ना, इस टाइप के जो लोग हैं, वो है समाहर्ता, है ना। और ये सब पैसा कहाँ जाता है, वित्त मंत्री के पास, है ना। तो वो भी चीज़ है। और उसको हम बोलते थे सन्निधाता। यानी जो पूरा जो राजस्व है वो किसके पास जमा होता था, यानी इसको बोलते हैं कोषाध्यक्ष। ऐसे तो अभी देखेंगे कि जो कोषाध्यक्ष होता है वो आरबीआई के पास ही ज़्यादातर पैसा जमा होता है ना, ये चीज़ें हैं। लेकिन खैर
ये सन्निधाता है, और सन्निधाता को हम बोलते थे। और अभी हम आप समझ सकते हैं कि ये जो वित्त मंत्री है इसको बोला जाता था। जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी हैं तो उनको बोला जाएगा। एक होता है शीताध्यक्ष, जैसे अभी जो आप बोल सकते हैं ना कृषि मंत्री है, जो एग्रीकल्चर विभाग वाले लोग हैं। और ये जनरली ये चीज़ देखता था कि जो सीता भूमि है, सीता भूमि का मतलब है राजकीय भूमि, राजकीय भूमि। और राजकीय भूमि का अभी क्या मतलब है, जो किसी का ज़मीन नहीं है वो किसका ज़मीन है, वो गवर्नमेंट का ज़मीन है। जैसे जो गरमजरुआ ज़मीन है जितना भी है तो किसका ज़मीन हो गया, वो किसका हो गया, ये गवर्नमेंट का हो गया। उसी टाइप से उस समय क्या था कि राजा का जो एक अलग भूमि था उसको हम बोलते थे सीता भूमि, है ना, या उसको हम राजकीय भूमि, या अभी के हिसाब से बोलेंगे तो गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसको बोलते थे। तो शीताध्यक्ष जनरली क्या हो जाएंगे, कृषि मंत्री, है ना, या इसको हम बोलते हैं राजकीय कृषि अध्यक्ष, या ज़मीन वाला जो भी मामला है तो उस हिसाब से, है ना। एक होता है पानीयाध्यक्ष। पानीयाध्यक्ष का मतलब है कि अभी कौन है ना, कौन सा प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान शायद वाणिज्य मंत्री है ना। तो ये जो पानीयाध्यक्ष का मतलब है कॉमर्स मंत्री, जो वाणिज्य विभाग यानी जो ट्रेड के बारे में बात करता है ना, ट्रेड का मंत्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इसी को बोलते हैं। तो ये भी था। एक है अकाउंटेंट होता है ना, इसको बोलते हैं अच्छपालाध्यक्ष या अच्छपालाध्यक्ष, इसको बोलते हैं ना महालेखाकार। है ना, कितना ग्रोथ हुआ, कितना महंगाई आई, कितना जीडीपी में बढ़ा घटा, जैसे अभी कौन करता है एनएसओ। तो ये सब जो है महालेखा जो है उस समय ये काम करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से क्या होता था कि शासन चलता था। ये लोग बहुत सारे और हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण है हम उसी को खाली नोट किए। आगे हम पढ़ते हैं वो है सेना। सेना कैसे मैनेज होता था, ठीक है। सैनिक विभाग। अभी सेना कैसे मैनेज होता है, अब देखेंगे कि सबका अलग अलग जो है वो क्या है, अध्यक्ष है। जैसे जल सेना का, थल सेना का, वायु सेना का, उसका एक अपना अपना अध्यक्ष है ना। ये चीज़ है। अभी तो यार एक चीफ एंड डिफेंस स्टाफ भी बना दिया है कि तीनों सेना को हम मिला के एक ऊपर रहेगा, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसको हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे किस हिसाब से है, यहाँ भी क्या है, उसी को हम सेनापति बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेनापति, इसी के हाथ में होता था। और इसको जो मौर्य वंश में इसको बोलते थे, इसको बोलते थे अंतपाल, है ना। और जनरली जो सेनापति है, और ये जो आपको पता है कि जो मगध में जो था बहुत जो सेना था, बहुत विशाल सेना है। जैसे उसमें से आप समझेंगे कि कुछ पैदल सेना था, हाथी वाला था, है ना, घोड़ा था, है ना, नौसेना है, ये सब टाइप का जो सेना है। घुड़सवार वगैरह जिसको रथ सेना बोलते थे, इसको बोल सकते हैं रथकार जो सेना है, या घुड़सवार भी आप बोल सकते हैं, यानी रथ सेना। इस टाइप से जो है वो बहुत बड़ी सेना थी, किसके पास, मगध के पास, या चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, या महापद्मनंद हो, उसी टाइम से जो है वो सेना बहुत ज़्यादा था। और इस सेना को मैनेज कैसे होता था, इस सेना का मैनेज होता था समितियों के द्वारा। एक समिति थी, कमिटी थी, है ना, यानी जो कमेटी थी उसमें 30 लोगों की कमेटी थी, है ना। और 30 यानी एक कमेटी में जो है 5 लोग रहते थे, यानी इसका मतलब कितना है, 6 समितियां थी, है ना।
अगर एक समिति में 5 लोग हैं तो 5 लोग तो कितना हो गया टोटल? अगर 30 लोगों की समितियां थी, 30 लोग थे तो कितना होगा? 6 समितियां। यानी ये 6 समितियों के माध्यम से ही क्या होता था कि सेना को मैनेज किया जाता था, किसको कितना सैलरी देना है, किसको क्या करवाना है, नहीं करवाना। तो उस हिसाब से जो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यही 6 समितियाँ सोचती थी किसके बारे में? सेना के बारे में, है ना। तो ये हो गया सेना, ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे वो है न्याय, जुडिशरी। न्याय, जस्टिस। इसे ऐसे तो जस्टिस का सबसे जो ऊपर वाले जो है वो तो राजा ही है, जैसे कि हम पहले, है ना, कि राजा का ही पावर सर्वोपरि है, किसको जस्टिस मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि राजा के मूड पर डिसाइड होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ने किसी को मार दिया तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी के हिसाब से क्या लगेगा? 302 लगेगा आईपीसी की धारा। लेकिन उस दिन क्या है, राजा का मूड ठीक है तो क्या बोलेगा? अरे यार इससे गलती हो जाता है, क्या कीजिएगा, एक आगो को निपटा ही दिया, तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि राजा का मूड ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ कि एक आदमी ने कोई पेन चुरा लिया किसी का, राजा के पास गए, राजा जी ये तो पेन चोरी किया है, चोरी के लिए। अच्छा, मेरे राज्य में चोरी, मेरे रहते हुए चोरी करेगा कोई, मेरा क्या इज्जत रह जाएगा? बेसिकली उस दिन राजा का जो मूड है वो ठीक है नहीं। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि राजा का मूड ही डिसाइड करेगा कि किसको क्या चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि राजा ही सर्वोपरि है, राजा को किसी को जवाब नहीं देना है ना। ये चीज़ें हैं। तो राजतंत्र में मेन पावर तो इसके पास है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो जस्टिस को हम 2 भाग में बांटते हैं, जैसे अभी भी देखेंगे। एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। यानी इसको अगर आप बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं दीवानी, और इसको हम बोलते हैं फौजदारी। दीवानी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई शादी से रिलेटेड कोई इशू है, जैसे तलाक लेना है, किसी से शादी करना है, ज़मीन से जो रिलेटेड कोई विवाद है ना, तो इस टाइप से जो बातें होता है उसको हम सिविल में काउंट करते हैं। यानी मारपीट के अलावा जो बातें होता है वो किस में आता है? सिविल में, जितनी भी बात है। लेकिन फौजदारी में वही है कि मारपीट, किसी को मार दिया, कोई मर्डर कर दिया, है ना, तो उस टाइप से है। कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी, है ना, तो यानी मारपीट से जितना भी, यानी वायलेंस वाला जितना भी चीज़ें हैं वो किस में आएगा? वो आएगा क्रिमिनल में। ये सब बातें आपको पता है। अगर ना पता हो तो हम जो है वो आगे जब हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है, पॉलिटी, तो उसमें हम बात करेंगे। और इसी के लिए जो सरकार है, अभी के सरकार है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब क्या है, खोल के बैठा हुआ है ना, कि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। नहीं, उस समय जो सिविल के लिए जो कोर्ट था, है ना, सिविल के लिए जो कोर्ट है उसका नाम था वो धर्मस्थीय। यानी धर्मस्थीय, यानी सिविल कोर्ट को क्या बोलते थे? धर्मस्थीय। और क्रिमिनल वाले कोर्ट को क्या बोलते थे? कंटक शोधन। कंटक शोधन, है ना। तो ये था, सिर्फ इतना ही आपको समझना है कि जो सिविल कोर्ट है, जो सिविल मामला है, उसको धर्मस्थीय, बेसिकली ये धर्म के अनुसार ही चलता था। संविधान नहीं लिखा गया होगा, इस वजह से हो सकता है, मे भी, ऐसा कोई सूचना नहीं है। और ये जो क्रिमिनल वाले जो हैं, फौजदारी जो मामला है, वो कहाँ जाता है? कंटक शोधन उसको बोलते थे। कब? यह मौर्य वंश में या मौर्य प्रशासन में। क्लियर है? ये तो हो गया। अब कुछ यहाँ पे क्या है, गुप्तचर भी विभाग था। गुप्तचर का मतलब क्या होता है? क्या अभी गुप्तचर विभाग है भारत सरकार के पास कि नहीं है? जवाब है हाँ है।
गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग है, जैसे गुप्तचर विभाग का मतलब क्या है कि सीबीआई है, ये सब क्या है, गुप्तचर विभाग ही है ना, ये अभी भारत सरकार का। सीबीआई है, रॉ है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, यानी ये सब टाइप के जो विभाग है उसको हम बोलते हैं क्या, गुप्तचर विभाग, यानी गुप्त रूप से सूचना देते रहता है। जैसे अगर आप सोचें कि वो उतना दिन जो 2 साल तक हुआ क्या चीज़ है, कृषि का आंदोलन हुआ, कृषक आंदोलन हुआ, तो यहाँ पर जो धरना में जो बैठे जो लोग होते हैं वो सिर्फ किसान ही नहीं होते हैं, ध्यान ये रखिएगा। इसी में से क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस वाला जो आदमी है अंदर क्या होता है वो बैठ जाता है ना, यानी जो गुप्तचर विभाग वाले जो लोग हैं वो 1-2 गो 2-4 गो जितना ज़रूरत है उस हिसाब से क्या होता है कि वो बैठता है और उस चीज़ को क्या करता है, सूचना देते रहता है सरकार को। हाँ, बड़ा दंगा नहीं होने वाला है नहीं है, वो जो एक्टिविटी की जो जानकारी है वो किसको देते रहता है, गवर्नमेंट को देते रहता है ना। तो इस हिसाब से काम होता है गुप्तचर विभाग का। क्लियर है, चाहे कोई भी दंगा हो। एक तो ये है, अभी भी है, इसका मतलब है कि उस समय भी थे, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 हिसाब से, एक तो एक संस्था होता है, संस्था का मतलब है कि वो एक जगह है, जैसे किसी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ये है ना, एक तो वहाँ से ही जो होता है ना लैपटॉप पे वो मैनेज करते रहता है कौन सा चीज़ें, और एक होता है घूम घूम कर, जिसको बोलते थे यहाँ घूम घूम कर। एक तो ये लोग हैं कि कुछ ऑफिसर्स है वो घूमते रहता है ना। नहीं, अब सुने होंगे कि इतना बहुत बड़ा जो खतरा है भारत पर से टला, सुने होंगे, न्यूज में आते रहता है। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि ये लोग जो है जो अंदरूनी बातें हैं, ये सब जो मूवी वगैरह में आप देखते हैं वो सही बातें होता है ना। तो वो यही लोग करते हैं, घूम घूम कर पता करते रहते हैं कि भारत पर जो आंतरिक जो खतरा है वो तो नहीं है, आंतरिक या बाह्य खतरा जो भी है। तो इस हिसाब से उस समय भी था और अभी भी था, अभी भी है, यानी हमें पढ़ रहे हैं जब उस जगह पर जो एक ही जगह पर रह के काम करते थे, एक ही जगह पर, उसको उस समय भी बोला जाता था संस्था, इंस्टीट्यूशन, है ना, एक ही स्थान पर रह के ये चीज़ें हैं। और जो घूम घूम कर करते थे उसको बोलते थे संचार। क्लियर है ना। यानी जो मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग है वो 2 टाइप के हैं, एक तो घूम घूम कर है, जहाँ जहाँ जो दिक्कत है कुछ भी है वो घूमते रहता है। हो सकता है कि आपके बीच भी 1-2 आदमी हो, आपको पता भी ना चलेगा, है ना। तो ये संचार है, यानी घूम घूम कर। और एक है संस्था, एक ही जगह पर रह के जो काम करता है उसको हम बोलते हैं संस्था। क्लियर, ये चीज़ें। अब हम बात करेंगे वो है प्रशासन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था पावर का, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए केंद्र डिवाइड है किस में, राज्य में, और राज्य किस में, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट किस में, ब्लॉक में, ब्लॉक पंचायत में, और पंचायत गांव में, गांव वार्ड में, है ना। उसी हिसाब से क्या था जो मौर्य जो प्रशासन में वो जो डिवाइड किया हुआ था, जैसे ये पूरा जो मौर्य प्रशासन है ये है, यानी पूरा आप समझ सकते हैं कि ये देश है। देश का मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि मौर्य का जो साम्राज्य है, ठीक है। और ये डिसाइड था राज्य में, ठीक है। राज्य डिसाइड था किस में, जिला में, और जिला किस में ये था, वो था गांव में, है ना। गांव का मतलब आप समझ सकते हैं, ब्लॉक भी समझिए, और ये था गांव में। इस हिसाब से लेयर बना हुआ था किस में, मौर्य प्रशासन में भी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, है ना, ये चीज़ें हैं। अब ये जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन में जो राज्य था उसको बोला जाता था प्रांत या चक्र। आप समझ रहे हैं। सवाल आता है कि जो राज्य को क्या बोला जाता था मौर्य प्रशासन में, तो बोला जाता चक्र, और जिला को क्या बोला जाता था, विषय, ठीक है। और ये ब्लॉक नहीं होता था, ये ब्लॉक को आप मान सकते हैं कि 10 गांवों का समूह,
यानी 10 गांवों का समूह था और सबसे जो छोटी इकाई थी, सबसे छोटी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। प्रांत डिसाइड था और कितना प्रांत था टोटल है 5 प्रांत, यानी 5 राज्य में डिवाइड था क्या, पूरा मौर्य प्रशासन। जहाँ चीज हम इस बारे में पढ़े थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये वाला जो एरिया है ये कहाँ था, कर्नाटक है ना, और ये कहाँ था, ये बंगाल है, और ये गुजरात है, नहीं गुजरात है, और ये क्या था, जम्मू एंड कश्मीर है ना, और ये क्या है, ये ईरान के टच होता है, ईरान की सीमा से। ये पूरा बड़ा जो है साम्राज्य है उसको 5 राज्यों में डिवाइड किया था, है ना, अलग अलग जगह पर। जैसे अगर आप मान सकते हैं कि इस हिसाब से 5 गो है ना, कि यहाँ वाले जो है इधर मैनेज कर लिया, यहाँ वाला इधर इधर, इस टाइप से ऐसे ही होता है ना। तो ये चीज़ें है, और इसको क्या बोलते थे, चक्र। और जो जिला का जो प्रधान होता था उसको हम बोलते थे विषयपति, यानी जैसे अभी डीएम है, आप समझ सकते हैं, इसको बोलते थे विषयपति। और ये जो गांव 10 गांवों का समूह का जो हेड था उसको वही बोलता था गोप है ना। और उसके बाद ये जो गांव है सबसे छोटी इकाई है, इसको जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसको बोलते थे ग्रामिक, है ना, ग्रामिक। यानी गांव की जो यानी सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन है, वो गांव, और सबसे बड़ी इकाई जो है वो देश है। क्लियर है। और इसका जो हेड है वो ग्रामिक है। जो 10 गाँव का, ब्लॉक हटा दीजिए, ब्लॉक आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना। और ये जो 10 गाँव का जो समूह है उसका जो हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, गोप। और जिला को क्या बोलते थे, डीएम जो बोलते हैं उसको विषयपति बोलते हैं, और चक्र को, ये जो है राज्य को चक्र या प्रांत बोला जाता था, है ना। और इसका जो हेड होता था, जनरली हम देखते हैं कि जो राजा का जो बेटा है ना, जो राजा का जो परिवार है उसको सौंपा जाता था, जिसको हम आर्यपुत्र या राजन भी बोल सकते हैं, है ना। कुमार जो बोला जाता था ना, कुमार और आर्यपुत्र, है ना, ये बोला जाता था। यानी बेसिकली कि जो राजा का जो बेटा है ना उसको ये जैसे आप समझते हैं कि अवंती का जो है राजा है वो कौन था, उसमें राज्यपाल था, वो कौन था, वो अशोक था, जिस समय वो राजा अनाउंस किया गया था, पटना में नहीं था। तो बेसिकली कहाँ है कि यहाँ पे वो राज कर रहा था, है ना। तो उसी टाइप से अलग अलग जो राज्य है उसमें अपना बेटा को ही या अपने परिवार के लोगों को ही क्या क्या करता था, अपॉइंट करता था। क्लियर है। अब ये प्रांत कौन कौन सा है ये भी सवाल पूछ लेता है। ये जो मगध में जो पूरा राज्य है ना, पूरा जो मगध साम्राज्य है, जो हम राज्य की बात कर रहे थे, वो राज्य 5 राज्य है। और 5 राज्य को मतलब है कि ये जो पूरा फैला हुआ इसमें से 5 जो है ना, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए। जैसे उत्तरापथ में कहाँ था, तक्षशिला, दूसरा क्या है, दूसरा को हम बोल सकते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब है नीचे वाला, उसको बोलते हैं स्वर्णगिरी। ये राजधानी है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है वो है पूर्वी, या इसको हम बोलते थे प्रासी, प्रासी को ही पूर्वी बोला जाता था, पाटलिपुत्रा, है ना। ये तो 3 हो गया। और 2 क्या है, चौथा है एक अवंती जहाँ अशोक था, है ना, वो है उज्जैन या उज्जैनी आ सकता है। और एक और जो बंदरगाही जो है वो कलिंग था, उसको बोलते हैं तोसली। यानी कलिंग की राजधानी क्या है, यानी आप ऐसे समझिए कि ये जो 5 प्रांत है वो 5 प्रांत ये है ना, कौन सा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक बीच में। और कलिंग जो था, ऑब्वियसली बात है कि अशोक जो है, अशोक लास्ट में ये जो प्रांत बनाया है वो क्या है, अशोक ने बनाया है। उससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में 4 ही प्रांत था, है ना। तो एक प्रांत ये कलिंग, क्योंकि जीता भी था अशोक ने, इस हिसाब से टोटल जो है ये 5 प्रांत है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है।
ये तो हो गया पूरा खेला। अब हम थोड़ा सा नगर प्रशासन की बात करें। अगर नगर प्रशासन सिटी, नगर प्रशासन अभी कैसे चलता है, जैसे गांव में क्या क्या चलता है, एक पंचायत है, एक म्यूनसिपल है। म्यूनसिपल क्या होता है, शहर में होता है ना, उस टाइप से। तो यहाँ भी क्या होता है कि उसी हिसाब से यहाँ भी जो मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, यानी मेगास्थनीज क्या बोलता है, क्योंकि मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो बोलता है कि जो सिटी का जो प्रशासन था वो भी क्या करता था, 30 लोगों की एक समिति थी, और एक में क्या था, 6 लोग थे। यानी ओबियसली बात है कि एक में 6 थे, यानी सॉरी एक में 5 लोग थे। यानी यहाँ भी क्या है, 6 समितियों की, यानी 6 समितियों द्वारा क्या होता था, नगर का प्रशासन को मैनेज किया जाता था, है ना। तो ये जो पूरा है वो है मौर्य साम्राज्य का मौर्य प्रशासन, यानी किस हिसाब से जो है वो सरकार चलता था, है ना। जिस हिसाब से आप देखें कि आपको मैनेज करके पढ़ना है कि अभी का क्या स्थिति है और उस समय का क्या स्थिति है, तो फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। यहीं से सवाल भी आएगा। तो आगे जो चीज़ें बच गया है वो है मौर्य का समाज कैसा था, उसके इनकम का स्रोत क्या था, है ना, अर्थव्यवस्था। और लास्ट में हम ये पढ़ लेंगे कि मौर्य का कला का जो विकास है वो कैसे हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू।